हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और ये टॉपिक है सॉल्ट्स एंड डबल सॉल्ट के बाद का नेक्स्ट पार्ट है। ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पहले ये पढ़ा था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ओके, सॉल्ट्स एनाइनिक कंपाउंड्स होते हैं और जब हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी बनती है जिसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स या एडिशन सॉल्ट्स। वो एडिशन सॉल्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो डबल सॉल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। These are the addition compounds which are formed by the combination of two or more simple salts. ओके, सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही ये बनते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेल अरेंज। मेन पॉइंट है ये कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल अरेंज होते हैं। उनकी कोई ज्योमेट्री होती है जो कि डबल सॉल्ट्स में नहीं होती थी और उसी ज्योमेट्री की वजह से हमने ये पढ़ा है कि डबल सॉल्ट्स के कंपैरिजन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनके मेन पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टेबल इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन बोथ स्टेट्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सॉलिड एंड सॉल्यूशन बोथ स्टेट में स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन डिज़ोल्व स्टेट। जब हम उनको डिज़ोल्व कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में तब भी उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। उनका एक फिक्स फार्मूला होता है जो कि सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ओके, ये अभी हम जब एग्जांपल इसका पढ़ेंगे तो हमारी समझ में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी हम इसका एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। Physical and chemical properties of complex compounds are completely different from their individual constituents. तो हमने तीन मेन पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये इनकी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में मिलाने पर लूज़ नहीं होती है और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, अमोनिया हमने लिक्विड स्टेट में लिया है, उसको NaCl2 कंपाउंड से रिएक्शन कराई, एक्वस मीडियम लिया है हमने, वाटर में ऐड किया, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये कंपाउंड बनता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट NiNH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2। ये एक्वस मीडियम में ही है बट ये कंपाउंड बन गया है। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना होता है, इस कंपाउंड ये पानी में डिज़ोल्व है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि इसको इवेपोरेट कराएं और इवेपोरेट कराने के बाद हमें दोबारा से ही वापस मिल जाए, ओके, अगर हम इसको इवेपोरेट कराएं और इवेपोरेट कराने के बाद हमें वापस से ये सारे आयंस इसके दोबारा मिल जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना तो इसमें कितने डिफरेंट तरीके के आयंस हैं। इसमें है निकल 2 पॉजिटिव, अमोनिया है इसमें 6 मॉलिक्यूल और Cl के 2 आयन है, क्लोराइड आयन। तो क्या हमारे पास ये सारे के सारे आयंस वापस मिल जाएंगे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा से पानी में डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद हम इसको इवेपोरेट करते हैं या रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो क्या हमें ये आयंस दोबारा मिल जाएंगे? तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अगर ये डबल सॉल्ट होता तो इसके सारे आयंस डिवाइड हो जाते, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होने की वजह से इसके आयंस डिवाइड नहीं होंगे। तो वही हम यहाँ पे इस इक्वेशन में समझ रहे हैं। सपोज़ आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनिया और निकल क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद हमें एक ग्रीन कलर मिलेगा और उस ग्रीन कलर के बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा? तो इसका कंफर्मेशन इस तरह से होगा कि हम इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को लेंगे और डिफरेंट इसके टेस्ट करेंगे। हम निकिल के लिए टेस्ट करेंगे, अमोनिया की प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे और क्लोराइड की प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे। तो ये क्लोराइड की प्रेजेंस तो शो करेगा, लेकिन निकिल और अमोनिया की प्रेजेंस शो नहीं करेगा। फाइन। सो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि आपने निकिल, क्लोराइड और अमोनिया का एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करने के बाद हमें इसका ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये अभी भी एक्वियस स्टेट में, और इसको जब हम इवेपोरेट कराएंगे तो इवेपोरेट कराने के बाद वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे। वो जो क्रिस्टल मिलते हैं हमें वो निकिल के, अमोनिया के और क्लोराइड के एक फिक्स ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स के मिलेंगे, जिसका नाम होगा हेक्सामीन निकिल क्लोराइड। हेक्सामीन निकिल क्लोराइड। ओके, निकिल सेकेंड स्टेट में है यहाँ पर। और इसी एक्सपेरिमेंट का हमारा इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसका फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। इट इज़ शोइंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेक्सामीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। और जब हम इसको इवेपोरेट करा देते हैं तो हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में इस तरह से मिलेगा। देन हम उस सॉलिड को में वाटर, सपोज दोबारा से वाटर ऐड करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसमें निकिल और अमोनिया के आयंस मिल जाए, तो वो नहीं मिलेंगे, वो टेस्ट नहीं देंगे, पॉजिटिव टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स आयन ईजीली डिविजिबल नहीं है या ईजीली मिक्स नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं जब हम इसको सॉल्यूशन स्टेट में देखते हैं। सो these compound shows test only for chloride. This compound will show test only for chloride, no result for nickel 2 positive and ammonia. ओके, ये हमारा कंफर्मेशन है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, जिनका हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला हमारा है कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर आप ये बात देख लीजिए कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, और वो ये कि हम वहाँ पर एक लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। दिस लार्ज ब्रैकेट इज़ यूज्ड, और इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर होता है एक मेटल, और उसके अलावा लिगेंड्स होते हैं जो कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उसकी ज्योमेट्री पर। ओके, तो जो मेटल होती है वो मेटल जनरली हमारे पास आयनिक फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर मेटल का चार्ज या लिगेंड की वजह से कुछ चार्ज हो सकता है, तो हम इसलिए इसको लिखते हैं +-N। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन एक वो पार्ट है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिसमें कि एक लार्ज ब्रैकेट होता है, उसके अंदर मेटल होता है, मेटल के साथ लिगेंड्स होते हैं, एंड देन उस पर कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया हुआ भी है। लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट Fe, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट Cn, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 6, लार्ज ब्रैकेट क्लोज 4-, और इट कैन बी प्लस। ओके, चार्ज कैन बी प्लस, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं हम। लिगेंड ये वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है, और इन स्पीसीज में के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि वो एटम होगा या आयन होगा। नो, इट कैन बी आयन, एटम और मॉलिक्यूल। वो कोई आयन हो सकता है जिस पर प्लस या माइनस चार्ज होगा, सिंगल एटम का हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है, तो मॉलिक्यूल होगा। सो स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एटलीस्ट 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज लिगेंड्स। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। OH नेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हैं, बट इनमें से एक ही लोन पेयर एक टाइम पर यूज़ होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के पास हैं, वाटर में ऑक्सीजन के पास होते हैं, और NO2 में भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के पास होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लुईस बेस ये लिगेंड्स जो होते हैं वो बेसिकली लुईस बेस होते हैं। दीज आर लुईस बेस बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है,
इवन मोर देन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में आएंगे। तो हम इनको लुईस बेस कैटेगरी से भी कंपेयर कर सकते हैं, या न्यूक्लियोफाइल भी हम इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज अराउंड दी मेटल एंड फॉर्म ज्योमेट्री। लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं और एक फिक्स ज्योमेट्री बना लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है किसी मेटल का, सपोज Ml2, ये आपके पास एग्जांपल है। दो लिगेंड है तो हम मेटल को एक स्फेयर मान लेते हैं, देन लिगेंड को भी 2 स्फेयर मानेंगे। तो ये लिगेंड अपने आप को उतनी दूरी पर, उतने एंगल पर दूर रख सकते हैं जितना कि पॉसिबल होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम बन नहीं सकता। अगर हमारे पास दो लिगेंड और एक मेटल से बना हुआ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या पॉली एटॉमिक भी हो सकता है इसमें, क्योंकि लिगेंड हमारे पास सिर्फ सिंगल एटम का हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, अब अगर हमारे पास 3 लिगेंड होते हैं तो हमारे पास ये मेटल होगा और लिगेंड को हम 120 डिग्री पर अरेंज कर देंगे। तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ओके, अगर 4 हमारे पास लिगेंड्स होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल होगा। देन 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। ये हम आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ ये है कि लिगेंड क्या होता है, एक लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और उसके पास एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है। देन ये लिगेंड जो होते हैं मेटल के चारों तरफ अरेंज होते हैं, इट मीन्स मेटल हमारा सेंटर में होगा और लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह से एक ज्योमेट्री बन रही है। वो ज्योमेट्री लीनियर हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, हम समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, थ्योरेटिकली समझने से पहले हम इसका एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ द कंपाउंड, क्रोमियम मेटल है एक, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं एंड देन क्लोराइड के 3 आयन हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेटल को बोलेंगे, ये मेटल जो होगी वो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की फॉर्म में होगी। अमोनिया यहाँ पर लिगेंड है, कितने लिगेंड है 6, और जो लार्ज ब्रैकेट के बाहर आयन होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन भी बोलते हैं, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये जो लार्ज ब्रैकेट है इसके अंदर का जो पार्ट है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो डिफरेंस ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और कॉम्प्लेक्स आयन में कि जब हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे होते हैं तो लार्ज ब्रैकेट पर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर शो हो रहा होता है, वो हमें शो करना ज़रूरी है, तब तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है। और अगर चार्ज नहीं है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमारा कितना पार्ट हो गया, लार्ज ब्रैकेट कंटेनिंग मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द part which is enclosed within the large bracket is known as coordination sphere, and that is the metal atom or ion and the ligands. Okay, so this part is known as coordination sphere. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन दी सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल के और लिगेंड के बीच में टोटल जितने बॉन्ड बने हुए होते हैं उन बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ओके, सच एज हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके पास अभी हमने पढ़ा था मेटल, हमारे पास तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, Ml2, Ml3, Ml4, Ml6,
सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पर आपको ये मानना है कि हमारे पास लिगेंड जो है मोनोडेंटेट है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे लिगेंड्स के टाइप में। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। वो लिगेंड्स जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो 2, 3 या 4, 6, 5, 6 बॉन्ड बना लेते हैं एक ही लिगेंड का मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मोनोडेंटेट को लेकर समझना है पहले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सपोज़ मान लीजिए कि हमने मेटल के साथ क्लोराइड ले लिया Cl2, मेटल Cl2, इसमें हम ले लेते हैं मेटल Cl3, मेटल विद F4 या Cl4, मेटल विद सपोज वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं OH6, H2O6। ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ओके सो ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा इनका। सो आई विल इरेज दिस थिंग एंड देन राइट इट वंस अगेन। सबसे पहले हम MlCl2 को पढ़ेंगे। ओके, सपोज दिस इज द मेटल, दिस इज Cl and this is Cl. So Cl is again considered as this sphere. तो हम ये देख रहे हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो डायरेक्टली Cl से हो रही है, 2 Cl से हो रही है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब अगर हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 लिगेंड है तब कैसे शो करना है, मेटल 1, 2, 3, दिस इज लिगेंड और Cl। सो कितने स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 1, 2, 3 और ये मेटल हो गया। इन तीनों से मेटल टच कर रहा है। टच करने का मतलब बॉन्डिंग बना रहा है बेसिकली। तो 3 साइड से मेटल बॉन्ड बना रहा है और डायरेक्टली 3 क्लोराइड से या 3 मोनोडेंटेट लिगेंड से टच हो रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो बेसिकली जितने साइड से लिगेंड के बॉन्ड बनते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, हम ऑक्टाहेड्रल और पढ़ लेते हैं एक बार। सपोज दिस इज़ द मेटल एटम। इस मेटल एटम से पहले स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड को टच करता हुआ दिखा देते हैं हम। ओके, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन टाइप के होते हैं, तो इसलिए हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देन एक ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन। एक इसके अबव होगा, तो अबव को हम इस तरह से दिखाएंगे। एक अबव होगा तो ये भी मेटल को टच कर रहा है ऊपर की साइड से, एक बिलो होगा ये भी मेटल को टच कर रहा है। तो बेसिकली मेटल कितने साइड से टच हो रही है, 6 साइड से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइड से बॉन्ड बना रही है या 6 साइड से टच हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में 6 होगा। ओके, सो आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर हो गई हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।